हेलो बच्चों, फील द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बच्चों, बोर्ड में इस चैप्टर में से 3 एमसीक्यू आते हैं, तो आप ये एमसीक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये एमसीक्यू आपको गुजकैट की एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएंगे। और बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर 1 to 12 के एमसीक्यू के वीडियो बनाए हैं, तो ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और बच्चों, ये सभी वीडियो के जो सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल है, इसे मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स आर इन दी PB82206 न्यूक्लियस। सो बच्चों, यहाँ पे PB82206 न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियस गिवन है 82 PB206। तो बच्चों, इस न्यूक्लियस को हम कंपेयर करेंगे ZXA के साथ। तो बच्चों, हमें मिलेगा यहाँ पे Z इक्वल्स टू 82, A मिलेगा 206 और N मिलेगा, N होता है A माइनस Z। सो A की वैल्यू है 206 माइनस 82 जो होगा 124। सो बच्चों, यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z82 है, जो हमें बताता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो ये हमें बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर A इक्वल्स टू 206 है, जो हमें बताता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में। तो ये हमें मिला नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 124, तो ये हमें बताएगा कि न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हमें आंसर में बताना है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। तो पहले हमें प्रोटॉन पूछा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू है 82, बाद में है न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन्स मिला 124 एंड न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू है 206। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 82, 124 और 206। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which are the isotope, isoton and isobar nuclei respectively of 6C12 from among 6C14, 5B12 and 7N13? सो बच्चों, यहाँ पे 6C12 जो न्यूक्लियाई है उसका इनमें से कौन सा आइसोटॉप, आइसोटॉन एंड आइसोबार होगा वो हमें बताना है। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा है। तो यहाँ पे 6C12 है, तो 6C12 एटम का इनमें से कौन सा आइसोटॉप होगा, आइसोटॉन होगा एंड आइसोबार होगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे 6C12 एटम का Z, N एंड A फाइंड कर लेते हैं। तो इसका Z होगा 6, इसका एटॉमिक नंबर होगा A इक्वल्स टू 12 और न्यूट्रॉन नंबर हमें मिलेंगे N इक्वल्स टू A माइनस Z, जो होगा 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। अब बच्चों, हमें आइसोटॉप फाइंड करना है और आइसोटॉप में Z सेम होता है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि किस न्यूक्लियाई में Z की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि 6C14, तो 6C14 ये 6C12 का आइसोटॉप होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6C14। और अब यहाँ पे है आइसोटॉन। आइसोटॉन में न्यूट्रॉन सेम होता है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन है 6। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस न्यूक्लियाई में N की वैल्यू 6 होती है। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है 7N13, तो इसमें N की वैल्यू 6 होती है। अब चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे A13 है और Z की वैल्यू 7 है, और आप 13 माइनस 7 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर 6 है और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन नंबर 6 है। तो ये 6C12 का आइसोटॉन हो गया। आगे है आइसोबार। तो आइसोबार में A की वैल्यू सेम होती है,
तो यहाँ पे ए की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 5b12, तो यहाँ पे 12 है, तो ये हो गया 5b12 हो गया आइसोबार ऑफ 6c12। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If the radii of 13Al27 and 13Zn64 nuclei are R1 and R2 respectively, then R1 upon R2 equals to dash। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो न्यूक्लियाई है, Al एल्यूमिनियम एंड जिंक, और ये दोनों की न्यूक्लियाई रेडियस हमें गिवन है R1 एंड R2। तो हमें R1 अपॉन R2 का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे है 13Al27, तो इसमें जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 27, तो इसे हम लिखते हैं A1 इक्वल्स टू 27। एंड हमारे पास दूसरा न्यूक्लियाई है जिंक 30Zn64, और इसमें जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 64, तो यहाँ पे A2 इक्वल्स टू है 64। तो बच्चों यहाँ पे हम न्यूक्लियर रेडियस का इक्वेशन यूज करेंगे, R इक्वल्स टू R0 a⁻⁴। तो यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴। अब बच्चों यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 रेस टू 1/3। यहाँ पे A1 की वैल्यू है 27, A2 की वैल्यू है 64 रेस टू 1/3। तो यहाँ पे आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 27 का क्यूब रूट है 3 और 64 का क्यूब रूट मिलेगा 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 3/4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the true for the relative ionizing power of alpha, beta and gamma? सो बच्चों यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो अल्फा बीटा एंड गामा है इसका आयोनाइजिंग पावर, इसका मतलब क्या हुआ। तो आयोनाइजिंग पावर मतलब दे हैव द यूनिक कैपेबिलिटी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द मैटर थ्रू विच दे पास। सो बच्चों यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा जो है वो एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हुआ आयोनाइजेशन। आयोनाइजिंग पावर मतलब यहाँ पे किसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है कि वो एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल दे। तो बच्चों यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल है तो इसका आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम होगा, क्योंकि बच्चों अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हैवी होता है। हैवी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एटम और मॉलिक्यूल्स में से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा इट इज मैक्सिमम फॉर अल्फा पार्टिकल। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 मिनट। एट द एंड ऑफ 20 मिनट इट्स %% क्वांटिटी विल रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड। सो बच्चों यहाँ पे हमें हाफ लाइफ गिवन है, T1/2 है 5 मिनट, और हमें बताना है कि आफ्टर 20 मिनट हाउ मच % क्वांटिटी विल रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे n/n0 इक्वल्स टू 1/2 रेस टू T/T1/2। सो बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, T की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2 रेस टू 4। तो ये हो जाएगा 1/2 रेस टू 4, तो ये हो जाएगा 1/16। सो n/n0 इक्वल्स टू 1/16। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज में पूछा है, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, 1/16 इंटू 100%। सो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6.25%। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ कैडमियम, मोल्टन Na metal and graphite, which can be used respectively as moderator, coolant and the material
फॉर कंट्रोल रॉड्स इन रिएक्टर। सो बच्चों रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर, एज अ कूलेंट एंड एज अ कंट्रोल रॉड्स, इनमें से हम क्या यूज करते हैं वो हमें बताना है। सो बच्चों यहाँ पे एज अ मॉडरेटर हम ग्रेफाइट यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा एज अ मॉडरेटर ग्रेफाइट। एज अ कूलेंट हम यूज करते हैं मॉल्टन Na मेटल, Na मतलब सोडियम, मॉल्टन सोडियम मेटल, मॉल्टन Na मेटल। और एज अ कंट्रोल रॉड हम यूज करते हैं कैडमियम Cd। सो बच्चों यहां पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In the radioactive transformation, ZXA gives Z plus 1 X1A gives Z minus 1 X2A minus 4 or ZX3A minus 4. So which are the successively emitted radioactive radiation? So बच्चों यहाँ पे X है, उसमें से X1, X1 में से X2 और X2 में से X3 यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से रेडियो एक्टिव रेडिएशन का एमिशन होगा वो हमें बताना है। सो इसके लिए बच्चों आपको ये टेबल याद कर लेना है। बच्चों ये टेबल मास्टर टेबल है, तो ये दूसरे MCQ में भी काम आएंगे। तो यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तब A डिक्रीज बाय 4 होगा और Z डिक्रीज बाय 2। जब बीटा माइनस पार्टिकल का एमिशन होगा तो A में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो Z है वो इंक्रीज बाय 1 होगा। बीटा प्लस जो पार्टिकल है उसका एमिशन होगा तब भी A में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन Z डिक्रीज बाय 1 होगा। जब गामा रेस का एमिशन होगा तो A एंड Z में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे Z है और यहाँ पे Z प्लस 1 है और A में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं A में कोई चेंज नहीं है, लेकिन Z की वैल्यू इंक्रीज होती है बाय 1 से। तो यहाँ पे बीटा माइनस पार्टिकल का एमिशन होगा। यहाँ पे हम देखते हैं A की वैल्यू डिक्रीज बाय 4 है और Z की वैल्यू जो है वो Z प्लस 1 से Z माइनस 1 होता है, तो Z की वैल्यू डिक्रीज बाय 2 है। तो A डिक्रीज बाय 4 एंड Z डिक्रीज बाय 2, मतलब अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो A माइनस 4 है और A माइनस 4, तो A में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे Z माइनस 1 से Z हो रहा है, तो Z इंक्रीज बाय 1, मतलब यहाँ पे फिर से बीटा माइनस पार्टिकल का एमिशन होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा बीटा माइनस, अल्फा एंड बीटा माइनस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In the radioactive transformation, which two are the isotopes? So बच्चों यहाँ पे रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तब X में से X1 बनता है, बीटा माइनस का एमिशन होता है तो X1 में से X2 बनता है, और अगेन बीटा माइनस का एमिशन होता है तो X2 में से X3 बनता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से दो आइसोटॉप्स है। तो ये हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं कि X एंड X1 आइसोटॉप्स है, X एंड X3 आइसोटॉप्स है, X1 एंड X3 आइसोटॉप्स है, या फिर X2 एंड X3 आइसोटॉप्स है। सो बच्चों आइसोटॉप्स का मतलब ये हुआ कि Z की वैल्यू सेम होगी। सो बच्चों यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ZXA। जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो Z की वैल्यू डिक्रीज बाय 2 होगी और A की वैल्यू डिक्रीज बाय 4 होगी। यहाँ पे बीटा माइनस का एमिशन होता है, जब बीटा माइनस का एमिशन होगा तो A की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो Z की वैल्यू है वो इंक्रीज बाय 1 होगी। तो यहाँ पे Z माइनस 2 से ये बन जाएगा Z माइनस 1। अगेन बीटा माइनस का एमिशन होता है तो अगेन A की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और Z की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 होगी, तो Z माइनस 1 से यहाँ पे हो जाएगा Z। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ZXA और ZX3A माइनस 4, तो यहाँ पे Z की वैल्यू दोनों में सेम है, मतलब X एंड X3 आर दी आइसोटॉप्स। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरी। सो बच्चों मॉडर्न थियरी के अनुसार इनमें से कौन से फंडामेंटल पार्टिकल है। सो बच्चों आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। सो बच्चों मॉडर्न थियरी के अनुसार जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क के बने हुए होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। सो बच्चों यहाँ पे जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क्स हो गए। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ n/z फॉर द न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट्स विच आर फाउंड स्टेबल। सो बच्चों स्टेबल हैवी एलिमेंट के न्यूक्लियाई में n/z की वैल्यू कितनी होती है वो हमें बतानी है। सो बच्चों हमने थियरी में देखा है कि दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक लाइट एलिमेंट और दूसरे हैवी एलिमेंट। जो लाइट एलिमेंट होते हैं उसमें n/z की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1 और जो हैवी एलिमेंट होते हैं उसमें n/z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है बट लेस देन 2 होती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हैवी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे n/z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज फर्मी द यूनिट। सो बच्चों इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फर्मी होता है। तो बच्चों ये आसान सा बेसिक सा सवाल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा लेंथ, ऑप्शन ए लेंथ। लेंथ का यूनिट होता है फर्मी और 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ऑफ विच क्वांटिटी इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट द यूनिट। सो बच्चों इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज क्यूरी द यूनिट। सो बच्चों इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्यूरी होता है। तो बच्चों हमने थियरी में पढ़ा है कि जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी का यूनिट क्यूरी होता है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्टिविटी। इफ द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 आवर, इट्स हाफ लाइफ इक्वल्स टू डैश। सो बच्चों यहां पे एवरेज लाइफ हमें गिवन है 10 आवर और हाफ लाइफ हमें फाइंड करनी है। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे हाफ लाइफ T1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्बडा और यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा हो जाएगा एवरेज लाइफ। तो यहाँ पे 0.693 इंटू एवरेज लाइफ। तो यहाँ पे हम एवरेज लाइफ की वैल्यू रखते हैं 10। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6.93 आवर। तो हाफ लाइफ हमें मिला 6.93 आवर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। How many times would the activity of radioactive element be of its initial activity after time interval equals to 3 half lives? So बच्चों 3 हाफ लाइफ टाइम इंटरवल के बाद हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी एक्टिविटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे टाइम गिवन है t इक्वल्स टू 3 हाफ लाइव्स, 3 टाइम्स हाफ लाइफ्स। और एक्टिविटी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे R/R0 इक्वल्स टू 1/2 रेज टू T/T1/2। यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू रखेंगे। सो 1/2 रेज टू यहाँ पे टाइम है 3 टाइम्स हाफ लाइफ डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हाफ लाइफ कैंसल हो जाएगा। सो हमें मिलेगा 1/2 क्यूब। सो एक्टिविटी हमें मिली R/R0 इक्वल्स टू 1/2 क्यूब। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the ratio of
चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सो बच्चों यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज एंड प्रोटॉन का चार्ज का रेशियो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा क्यू अल्फा इक्वल्स टू प्लस 2e एंड जो प्रोटॉन है उसका चार्ज है प्लस e। तो यहाँ पे हम रेशियो लेंगे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो हमें मिलेगा प्लस 2e अपॉन प्लस e। यहाँ पे e कैंसल हो जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा प्लस 2। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following equations represents the exponential law of radioactive disintegration? So बच्चों इनमें से कौन सा रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का एक्सपोनेंशियल लॉ है? तो ये हमने थियरी में डिराइव किया है कि n इक्वल्स टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा t, ये एक्सपोनेंशियल लॉ है फॉर रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What would be the activity of radioactive element after a time interval equal to its average life? So बच्चों एवरेज लाइफ जितना टाइम इंटरवल के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो है एवरेज लाइफ जितना, और हमें एक्टिविटी फाइंड करनी है इस टाइम इंटरवल के बाद। सो एक्टिविटी का हम इक्वेशन यूज करेंगे I इक्वल्स टू I0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। सो यहाँ पे बच्चों हम टी की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू है वो है टाउ एवरेज लाइफ। सो यहाँ पे हमें मिलेगा I0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा, और ये जो एवरेज लाइफ है इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि एवरेज लाइफ टी इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे एवरेज लाइफ टी इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा हम रखते हैं। सो यहाँ पे लैम्बडा लैम्बडा कैंसल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा I0 इंटू ई रेस टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा I0 डिवाइड बाई ई। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी मिली I इक्वल्स टू I0 बाई ई। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डैश। सो बच्चों एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक मास नंबर है उसके लिए यहाँ पे हमें चेक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी है ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी है इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक नंबर, एंड ऑप्शन डी है ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक नंबर इन सम केसेस एंड स्मॉलर इन सम अदर केसेस, विच इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है वो हमें बताना है। सो बच्चों यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेते हैं ZXA, और आप पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एटॉमिक मास नंबर की जो वैल्यू है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है, या फिर एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होगी। तो ये दो केसेस ही आपको मिलेंगे, कभी भी A लेस देन Z नहीं होगा, A इक्वल्स टू Z होगा या फिर A ग्रेटर देन Z होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक नंबर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following alternative should be selected to slow the fast neutrons? सो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होता है उसको स्लो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं वो बताना है। तो ये हमने थियरी में पढ़ा है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन है उसको स्लो करने के लिए ये फास्ट न्यूट्रॉन को हम वाटर में से पास कराते हैं। जब हम वाटर में से ये न्यूट्रॉन को पास कराएंगे तो ये फास्ट न्यूट्रॉन स्लो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा टू पास देम थ्रू वाटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन? सो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन में इनमें से क्या कंजर्व होता है वो हमें बताना है। सो बच्चों हमने थियरी में पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी एंड मोमेंटम ये दोनों का कंजर्वेशन होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What are the values of A and B respectively in the reaction? सो बच्चों ये रिएक्शन में हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ये रिएक्शन में है 4Be9 प्लस 2He4 गिव्स BXA प्लस 0N1। तो यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बच्चों इस रिएक्शन में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर का कंजर्वेशन होगा। तो ये कंजर्वेशन को यूज करके हम A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो पहले हम एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन लेते हैं। सो यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, सो यहां पे हमें मिलेगा 4 + 2 इक्वल्स टू B + 0। तो हमें मिलेगा B = 6। अब हम एटॉमिक मास नंबर का कंजर्वेशन करेंगे। सो यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, सो यहां पे मिलेगा 9 + 4 इक्वल्स टू A + 1। सो A की वैल्यू मिलेगी A = 12। सो बच्चों यहां पे A और B की वैल्यू हमें मिली 12 एंड 6। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। With increasing mass number A, which of the following quantities associated with the nucleus remains almost constant? So बच्चों जब हम एटॉमिक मास नंबर A को इंक्रीज करते हैं तो न्यूक्लियस के साथ जो फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड है उनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया है बाइंडिंग एनर्जी, डेंसिटी, वॉल्यूम एंड मास। तो ये हमने थियरी में पढ़ा है कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है। मतलब कि जब एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है तो न्यूक्लियस की डेंसिटी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, डेंसिटी। Which radiations emitted from the nucleus are not deviated by magnetic field? सो बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस में से ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है ये एमिट होते हैं। तो इनमें से कौन सा रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट और डिफ्लेक्ट नहीं होगे? सो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, गामा रेडिएशन। क्योंकि गामा रेडिएशन जो होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और चार्जलेस जो रेडिएशन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। वही चीज मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी जिस पे चार्ज होगा। तो गामा रेडिएशन है वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट और डेविएट नहीं होंगे। सो ऑप्शन ए, गामा रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। In the process 6C11 gives 5B11 plus beta plus X. What does X indicate? So बच्चों ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन में X क्या है वो हमें बताना है। और हमने थियरी में पढ़ा है कि जब बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन एमिट होता है तब उसके साथ न्यूट्रिनो एमिट होता है, और बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रिनो। चूज द सुटेबल ऑल्टरनेटिव टू रिलेट प्रॉपरली द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 बिलो। सो बच्चों यहां पे दो कॉलम है और ये कॉलम 1 में जो है उसको हमको कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो पहला है अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। इज प्रोड्यूस व्हेन न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड फ्रॉम एवरी न्यूक्लियस हैज द मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर। सो बच्चों जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो आयोनाइजिंग पावर होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे 1 के साथ S मैच होगा। बीटा पार्टिकल, जो बीटा पार्टिकल है इज प्रोड्यूस व्हेन न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन, तो यहाँ पे ये P के साथ मैच होगा। और थर्ड है गामा रेडिएशन, जो गामा रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं,
सो यहाँ पे थर्ड क्यू के साथ मैच होगा। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 1s 2p 3q। If in the fission of 92 uranium 235, 0.1% of its mass gets converted into energy, what would be the energy produced in the fission of 1 kg uranium 92 235? सो बच्चों यूरेनियम 92 235 के फिजन में 0.1% जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हमें बताना है कि 1 kg यूरेनियम 92 235 में से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसके लिए हम पहले मास फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे डेल्टा एम इक्वल्स टू ये जो 1 kg है उसका 0.1% मास हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली 0.1% ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे 0.1% ऑफ 1 kg, सो हमें मिलेगा 0.1 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg। तो अब एनर्जी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू है 10⁻³ सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ स्क्वायर। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 × 10⁻13 जूल। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द मास ऑफ न्यूक्लियस मेड अप ऑफ Z protons and neutrons is m. If the mass of proton is mp, mass of neutron is mn, then the mass defect of nucleus is dash. सो बच्चों एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स है, N न्यूट्रॉन्स है और न्यूक्लियस का मास कैपिटल M है। मास ऑफ प्रोटॉन MP है और न्यूट्रॉन का मास Mn है, तो हमें न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट फाइंड करना है। सो बच्चों जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास होता है फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास होगा ZMP + NMn। तो बच्चों एक प्रोटॉन का मास MP है तो Z प्रोटॉन का मास होगा ZMP। वैसे ही एक न्यूट्रॉन का मास Mn है तो N न्यूट्रॉन्स का मास होगा NMn। तो यहाँ पे फ्री स्टेट में टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का मास बनेगा ZMP + NMn। मास ऑफ न्यूक्लियस है कैपिटल M, तो हमें मास डिफेक्ट फाइंड करनी है। तो ये मास डिफेक्ट बनेगी डेल्टा M इक्वल्स टू ZMP + NMn माइनस M। जो फ्री स्टेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है उसमें से हम न्यूक्लियस का मास सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें मास डिफेक्ट मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the approximate value of ratio of the average density of nucleus and the density of water? So बच्चों हमें न्यूक्लियस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। सो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें न्यूक्लियस की डेंसिटी पता होनी चाहिए और वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो है 2.3 × 10⁻17 और वाटर की डेंसिटी है 10⁻3। सो बच्चों यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 2.3 × 10⁻14। सो बच्चों यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 2 × 10⁻14। सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी 2 × 10⁻14। If the half life of radioactive sample is 10 hours, what is its average life? सो बच्चों यहाँ पे हाफ लाइफ हमें गिवन है T1/2 = 10 आवर और एवरेज लाइफ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे T1/2 = 0.693/λ और यहाँ पे 1/λ होगा एवरेज लाइफ टाउ। सो 0.693 टाउ
और बच्चों यहाँ पे हम एवरेज लाइफ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा T1/2 डिवाइड बाई 0.693। सो यहाँ पे हम हाफ लाइफ की वैल्यू रखते हैं 10 डिवाइड बाई 0.693। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 14.43 आवर। सो बच्चों यहाँ पे एवरेज लाइफ इज द 14.43 आवर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।